नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस अध्याय 1 के भाग 2 में अब हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार हुआ। इस पाठ को पढ़ने से पहले हमने भाग 1 में फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार के बारे में पढ़ा। नेपोलियन का शासन किस प्रकार का था, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, निरंकुशवाद का अर्थ समझा और हमने अनेक प्रकार के नेपोलियन की नागरिक संहिता के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। आइए आज हम पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार हुआ। यदि हम 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो हमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्हें हम जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बारे में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र से अर्थात सभी 3 प्रकार में बटे हुए थे, राजशाही, डच और कैंटन। ये सभी प्रकार के अपने अपने प्रकार के क्षेत्र थे। वहाँ अपने अपने शासक होते थे और अपने मनमाने ढंग से वो काम करते थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। वहाँ के जो राजा थे वो निरंकुश थे और सारा पूर्वी और मध्य यूरोप सारा उसके अधीन था। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी सामान्य संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। वे अक्सर अलग अलग भाषाएं बोलते थे। विभिन्न जातीय समूह के सदस्य भी थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिराल, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। कुलीन वर्ग का मतलब धनाढ़ी जो है, वैसे वाले जो लोग थे उनमें सबसे ज़्यादा जर्मन भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतावली भाषा प्रांत भी थे, जहाँ पर इतावली भाषा बोली जाती थी। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, अर्थात गुलाम रहकर होकर के अपना काम करते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कॉर्नियोला में स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट, पूर्व की ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इस तरह के समूह को आपस में बांधने का तत्व केवल एक ही था कि वहाँ के सम्राट के प्रति उन सबकी निष्ठा थी। इस कारण से वे सभी इस प्रकार से लोग रहते थे। फिर यूरोपीय कालीन इस राष्ट्रवाद के विषय के अंदर चलते हैं तो 2 प्रकार के वर्गों का उदय होता है और वे वर्ग है कुलीन और मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से जर्मनी का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे, अर्थात जमीन पर अधिकांश मात्रा में कुलीन वर्ग के लोगों का प्रभाव था और वे एक साझा जीवन व्यतीत करते थे। और एक प्रकार से ग्रामीण इलाकों में ज़मीन उनके पास होती थी और शहर में जाते तो बड़ी बड़ी हवेलियाँ उनके नाम की होती थी। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का वे प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, मगर ये शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग तो कृषक थे, खेतीबाड़ी करते थे। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। अर्थात संख्या में ये लोग कुलीन वर्ग के लोग कम थे, अधिकांश मात्रा में कृषक होते थे और खेतीबाड़ी करने के लिए ये सभी भूदास के रूप में वहाँ पे खेती करने का काम करते थे। मुनाफा सारा जागीरदारों के पास में जाता था। पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों, सेवा क्षेत्र के लोग से बना था। मिडिल क्लास जो लोग थे उसमें उद्योगपति थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे, ये सभी उसके अंदर आए। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। यानी कुल मिलाकर के 19वीं सदी के बाद में
जितने प्रकार के मध्य वर्ग के जो लोग थे, शिक्षित उदारवादी मध्य वर्ग, उनके बीच में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए कि हमको भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। फिर आता है उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवाद का स्पष्ट पहले किया जा चुका है। उदारवादी का मतलब होता है उदार यानी आज़ाद। 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। अर्थात उदारवादी लोग जो थे, हर एक व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी को चाहते थे। संपत्ति भी रखने का उसको एक प्रकार से उनको अधिकार दिया जाए, इस प्रकार की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। हम सभी लोग याद करें तो हमको ध्यान में आएगा कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ पर मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था, यानी कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे उनको ही वोट देने का अधिकार था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। संपत्ति विहीन का मतलब जिनके पास में पैसे नहीं होते थे, ऐसे पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की जो संहिता थी, नागरिक संहिता, पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्तिहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन भी चलाया कि हमें भी समान अधिकार मिलने चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और सब प्रकार की चीज़ों को देखते हुए देख सकते हैं कि प्रयास किस प्रकार से सफल रहे और सफलता किस प्रकार से प्राप्त हुई। तो उदार आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की जोरदार मांग थी। हम 19वीं सदी के चलते पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लेते हैं। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों में अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं के वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूँकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था होती थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को तोलने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ साथ घटती बढ़ती थी। ध्यान रखें कि नाप तोलने के लिए पैमाना क्या था, एले। अगर एक कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर, मेंज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राईबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर का कपड़ा मिलता था। नए वाणिज्यिक वर्ग में ऐसी परिस्थिति को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहाँ वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन स्थापित किया गया। जालवेराइन ध्यान रखिए सीमा शुल्क के लिए उन्होंने बनाया था। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल में गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनपरी व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने भी मजबूत करने का काम किया। फिर 1815 के बाद में एक नया रूढ़िवाद पैदा हुआ। रूढ़िवाद का मतलब परंपराओं को मानने वाला। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित परंपराएं, संस्थाएं जो भी है, जैसे राजतंत्र है, चर्च है, सामाजिक ऊंच नीच है, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना भी चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। वे नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही,
गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान करते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसी अनेक प्रकार की यूरोपीय शक्तियाँ थी। उन्होंने सभी ने मिलकर के नेपोलियन को हराया था। इसके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता करने के लिए वियना में मिले और इस वियना के समझौता को कहते हैं समझौता या संधि कह सकते हैं। सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इसमें प्रतिनिधि 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को समाप्त करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। नेपोलियन के युद्ध के समय अनेक प्रकार के समझौते हुए थे या बदलाव हुए थे, उनको खत्म करने का ऐसा प्रयास था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुब्रो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए। भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके, अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम था। दक्षिण में पिडमांट में जेनोआ जोड़ दिया गया। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा। अतः कहने का मतलब कि फ्रांस चारों तरफ से अपना साम्राज्य विस्तार नहीं करे, इसलिए चारों दिशाओं में अलग अलग प्रकार के ऐसे प्रदेश राज्य जो है वो स्थापित कर दिए गए। पूर्व में रूस में पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि फ्रांस को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों, गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। कहने का मतलब रूढ़िवादी शासन व्यवस्था थी, वो किसी प्रकार की अपने खिलाफ आलोचना पसंद नहीं करती, इसलिए उन्होंने अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में उन बातों पर नियंत्रण लग गया जिसमें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए जितने प्रकार के राष्ट्रवाद के विषय थे, ताकि वो उनके खिलाफ कोई खड़े नहीं हुए। अर्थात फिर भी रूढ़िवादी व्यवस्था के जो आलोचक थे वो प्रेस की आज़ादी चाहते थे। फिर आते क्रांतिकारियों का जन्म होना। 18 शताब्दी के बाद के वर्षों के अंदर की बात करें हम लोग, वर्षों दमन के वैसे अनेक उदारवादी राष्ट्रीय को भूमिगत कर दिया, अंडरग्राउंड कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर करके आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए ज़रूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस वर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेपी मैसेनी। उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। वो कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। एक था मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैसेनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों को और प्रदेशों के प्रबंधों की तरह नहीं रह सकता। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणराज्य बनाने थे। अर्थात इटली एकीकरण के लिए उसने बहुत बड़ा अच्छा प्रयास किया। ये एकीकरण इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड भी गुप्त संगठन कायम किए गए। मैसेनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातंत्र गणतंत्रों में स्वप्न से मैसेनी रूढ़िवादियों को हरा दिया। मैटरनिक ने उसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन भी बताया। ड्यूक मैटरनिक, जिसको चांसलर बनाया गया था, उसने कहा कि ये ज्यूसेपे मैसेनी है, हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। फिर भी लोग इससे डरते थे ज्यूसेपे मैसेनी, क्योंकि इसका एक मुख्य उद्देश्य था इटली का एकीकरण। इस भाग के पूरे होने के बाद में आपके सामने ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप लोग करें। नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया? वियना समझौता कब हुआ? नेपोलियन को किन किन यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर हराया?
वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? जिउसेppe मैस्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ? ये सभी प्रश्न आप लोग अपने अभ्यास पुस्तिका में करें। वंदे मातरम।